बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इसोफेगस। और इसोफेगस में जब फूड नीचे आपके मैदे की तरफ जाती है तो इसोफेगस में एक इम्पॉर्टेंट एक्शन होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस एक्शन का नाम देते हैं। और पेरिस्टालसिस एक्शन के साथ साथ एक और एक्शन है जिसको नाम देते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। उसके बारे में भी आज हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो इसोफेगस है इसको फूड पाइप हम कहते हैं। ये एक फूड पाइप है, खुराक की नाली है। जब आप लोग फेरिन से फूड को स्वालो करें तो ये फूड जब फेरिन से इसोफेगस के अंदर इंटर हो जाता है तो इसोफेगस इस फूड को नीचे आप लोगों की मैदे की तरफ लाती है। तभी हम नाम देते हैं कि इसोफेगस एक फूड पाइप है, खुराक की एक नाली है। सो डेफिनेशन, इट इज अ मस्कुलर होलो ट्यूब। ये एक फूड पाइप है लेकिन ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर पाइप है, क्योंकि इसके अंदर मसल्स होते हैं और वो भी स्मूथ मसल्स। एंड ये अंदर से होलो होता है ताकि अंदर इसके अंदर एक खासा स्पेस हो, ताकि इस होलो कैविटी की वजह से इसोफेगस में खुराक आसानी से नीचे आपके मैदे में पहुंच सके। सो इट इज अ मस्कुलर होलो ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट फूड टुवर्ड द स्टमक। इसोफेगस एक मस्कुलर होलो ट्यूब है जिसकी वजह से खुराक नीचे हमारे मैदे में पहुंचती है। अच्छा, इधर मैंने एक टाइम लिखा है 4 to 8 सेकंड। इसका मतलब यह है कि इसोफेगस में जो खुराक नीचे आप लोगों के मैदे में पहुंचता है तो कम से कम अप्रोक्सीमेटली इस पे 4 to 8 सेकंड का टाइम लगता है। एंड माय डियर स्टूडेंट, इसोफेगस की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है और ये आप लोगों के ट्रेकिया के पीछे होता है। मिसाल के तौर पे दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम नाम देते हैं वेंट पाइप। ट्रेकिया के पीछे क्या है? इसोफेगस है। और इसोफेगस के पीछे फिर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, मोहरे रीढ़ की हड्डियां। अंडरस्टैंड जी? अब माय डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ये एक मार्कर है और फॉर एग्जांपल आप यूं फील करें कि ये अभी एक फूड पाइप है, इसोफेगस है। इसोफेगस का जो टॉप रीजन है तो इधर भी एक वेल्व है, एक स्फिंक्टर है, और इसके बॉटम में बेस में भी एक वेल्व है, एक स्फिंक्टर है। ऊपर वाले स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और जो नीचे इसोफेगस के बॉटम में बेस में जो स्फिंक्टर है इसको नाम देते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब दोनों का फंक्शन क्या है? जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है इसका फंक्शन यह है कि जब भी आपका फूड फेरिस से इसोफेगस में दाखिल होता है तो फेरिस और इसोफेगस के जंक्शन में एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। इसी स्फिंक्टर के ओपन होने की वजह से फेरिस से खुराक इसोफेगस में दाखिल होगा। सेकेंडली, जब ये फूड फेरिस से इसोफेगस में एंटर होगा, ये स्फिंक्टर जो अपर वाला है ये फिर क्लोज होगा ताकि ये खुराक दोबारा पीछे की तरफ ना मुड़े और ये फूड बैकवर्ड मूवमेंट के जरिए से वंस अगेन कहीं इसोफेगस से फेरिस में दाखिल ना हो जाए। तो इस अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का एक फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम फेरिस इनटू द इसोफेगस। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से खुराक फेरिस से इसोफेगस में दाखिल होता है, और जब ये खुराक इसोफेगस में दाखिल होगा ये अपर स्फिंक्टर दोबारा से क्लोज होगा ताकि खुराक इसोफेगस से दोबारा फेरिस में दाखिल ना हो जाए। दूसरी बात, जब आप लोग सांस लेते हैं इस वक्त आप लोग देखिए आप कोई फूड नहीं ले रहे हैं, आप कोई ईटिंग मूड में नहीं है ना, तो इस वक्त आप लोग कॉन्टिन्यूसली ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो जब आप लोग सांस लेने की मूड में हो तब ये जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है ये इसोफेगस को ऐसे क्लोज करेगा ताकि हवा लैरिस में जाए और ये हवा आप लोगों के नीचे मैदे में इंटर ना हो जाए। तो आप लोग जब आप लोग सांस लेते हैं ना तो ये हवा आपके मैदे में नहीं आता, ये हवा सीधा लैरिस में और लैरिस से होकर आप लोगों के फेफड़ों में दाखिल होती है, क्योंकि अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर का एक रोल ये है कि ब्रीथिंग के वक्त ये स्फिंक्टर इसोफेगस की ओपनिंग को ऊपर से क्लोज करेगा ताकि प्रिवेंट एंट्री ऑफ एयर इनटू द स्टमक, ताकि इसोफेगस में हवा इंटर ना हो और ये हवा नीचे हमारे मैदे में दाखिल ना हो जाए। ये बात आप जहन में आती। अब जो इसोफेगस है इसके बॉटम में जो स्फिंक्टर है इसको नाम दिया जाता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। जब भी फूड इसोफेगस में आता है तो जब जिस पॉइंट पर खुराक इसोफेगस से नीचे मैदे में दाखिल होगा तो इसोफेगस और स्टमक के दरमियान आप लोगों को एक और स्फिंक्टर मिलेगा और ये है लोअर स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है ये दिल के करीब है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर का नाम भी हम देते हैं। जब इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की मदद से खुराक मैदे में इंटर हो जाए ये स्फिंक्टर ऑटोमेटिकली क्लोज होगा ताकि खुराक कहीं दोबारा आपके मैदे से वंस अगेन इसोफेगस में इंटर ना हो। तो इनका एक फंक्शन क्या हुआ? एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम इसोफेगस इनटू द स्टमक।
जब इसी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से खुराक इसोफेगस से आपके मैदे में दाखिल हो जाए, तो फिर मैदे से ये फूड दोबारा इसोफेगस में एंटर नहीं होगा। उसका वजह यह है कि जब इसोफेगस और मैदे के जंक्शन में इधर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, ये फिर आपके साथ क्लोज हो जाएगा, और इस स्फिंक्टर के क्लोज होने की वजह से मैदे के अंदर जो फूड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोबारा इसोफेगस में जंप नहीं करेगा। सो देखिए नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रिवेंट स्टमक कंटेंट लाइक फूड और एक्सियल एसिड टू मूव बैकवर्ड इनटू द इसोफेगस। इस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की वजह से दोबारा मैदे में पड़ा हुआ खुराक या HCl ये दोबारा इसोफेगस में दाखिल नहीं होगा। हाँ, एक सूरत में सिर्फ होगा, जब आप लोग वॉमिटिंग करेंगे तो फिर ये स्फिंक्टर ओपन होगा और ये फूड फिर इसोफेगस से होते होते माउथ में, और फिर आप लोग इसको बाय एक्सपेल करेंगे। लेकिन नॉर्मली तो आप लोग नहीं करते हैं ना, जब आप लोग वॉमिटिंग नहीं करते हैं। मैं उन सूरत में ये पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अंडरस्टैंड जी? अब एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, जिसको पेरिस्टाल्सिस एक्शन का नाम हम देते हैं। याद रखिए, पेरिस्टाल्सिस एक ऐसा एक्शन है जो आप लोगों के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। एसोफेगस में भी होता है, स्टमक में भी होता है, और इंटेस्टाइन में भी होता है। और इस पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर खुराक जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करती है, नीचे की तरफ आती है। मिसाल के तौर पर एसोफेगस में जो फूड एंटर हो जाए तो फिर एसोफेगस में ये फूड नीचे आएगा मैदे में। तो एसोफेगस में ऐसा कौन सा एक्शन हुआ कि ये खुराक नीचे आया? पेरिस्टाल्सिस एक्शन। फिर जब मैदे से खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में नीचे आता है, फॉरवर्ड आता है, तो आपके मैदे में यही सेम टू सेम पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी होगी। तो मैदे में होने वाले पेरिस्टाल्सिस एक्शन की वजह से खुराक मैदे से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये खुराक फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो इसके लिए फिर दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस एक्शन होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाले पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी की वजह से अनडाइजेस्टेड खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड से फीसेस बनेगा, यही फीसेस लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट होगा। तो आप देखिए पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी की वजह से खुराक फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। लेकिन एक है एंटी पेरिस्टाल्सिस। अगर ये खुराक दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन से बैकवर्ड रिवर्स आ जाए ऊपर की तरफ स्टमक में, स्टमक से फिर बैकवर्ड एसोफेगस, एसोफेगस से बैकवर्ड फेरेंस, फेरेंस से बैकवर्ड माउथ, और फिर वॉमिटिंग की शक्ल में इसी फूड को हम दोबारा बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करें, तो ये एक्टिविटी पेरिस्टाल्सिस हो गई है एंटी पेरिस्टाल्सिस। एंटी पेरिस्टाल्सिस और एंटी पेरिस्टाल्सिस का दूसरा नाम है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। लेकिन पहले हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि हमारे एसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी कैसे होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ एसोफेगस का इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है एसोफेगस। अंडरस्टैंड? अब ये जो पेरिस्टाल्सिस है, डेफिनेशन जरा बड़े गौर से सुनिए। It is a wave-like contraction and relaxation of the muscle in the digestive tract that move the food forward. पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी जहां पर भी होगा, अगर एसोफेगस में होगा, स्टमक में होगा या इंटेस्टाइन में होगा, तो याद रखिए आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अल्लाह ताला ने मसल्स रखे हैं, स्मूथ मसल्स रखे हैं। तो पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी में ये होगा कि जो स्मूथ मसल्स है ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन तो फिर रिलैक्सेशन। तो यहां पर आप लोग देखिए कि पेरिस्टाल्सिस में एक लफ्ज छुपा है परसिस्टेंट, लगातार। तो पेरिस्टाल्सिस एक्शन में परसिस्टेंट कंटिन्यूसली स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेंगे, और पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी में कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल की वजह से खुराक फॉरवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आएगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी में ऐसा क्या होता है कि ये फूड को पुश करता है ताकि फूड नीचे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। तो पेरिस्टाल्सिस एक्शन में स्मूथ मसल इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे अभी खुराक इसोफेगस में है, तो इसोफेगस के जो स्मूथ मसल है ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे और खुराक नीचे मैदे में आएगा। फिर जब मैदे से फूड नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो फिर मैदे में दोबारा पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जिसमें मैदे के जो स्मूथ मसल्स है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ताकि खुराक मैदे से पुश हो और वो नीचे सक्सेसफुली स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाए। और धीरे धीरे सेम प्रोसेस के जरिए से ये खुराक फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी। अंडरस्टैंड जी? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिए माय डियर स्टूडेंट। ये एक इसोफेगस है, ये जो आप लोगों को 25 सेंटीमीटर जो लॉन्ग ट्यूब नजर आ रहे हैं ना, ऊपर फेरेंस है,
मैदा है, फेरिस और मैदे के बीच में ये जो आपको लॉन्ग फूड पाइप नजर आ रहा है, ये एसोफेगस को इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर एसोफेगस में खुराक एंटर हो जाए, जो फूड एसोफेगस में एंटर होगा, ये जो आप लोग देखते हैं ग्रीन कलर से, ये फूड है, इसको हम नाम देते हैं बोलस, BOLUS, बोलस, ये फूड बोलस है। तो जब भी एसोफेगस में खुराक एंटर होगा तो यहां पर आप लोग देखें, यहां पर एसोफेगस ने अपने आप को एक्सपेंड किया है। एसोफेगस का जो पोर्शन एक्सपेंड हुआ है, तो याद रखें जहां पर एसोफेगस एक्सपेंड होगा तो सोचिए और समझिए कि इस रीजन के जो स्मूथ मसल्स है उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया है, क्योंकि मसल के रिलैक्सेशन के बाद एक रीजन एक्सपेंड होता है, उनमें डायलेशन आती है। ये बात ज़हन में याद रखिए। तो अभी आप लोगों से मेरा क्वेश्चन होगा, आप लोग शाबाश मुझे इज्तिमाई तौर पर आंसर देंगे। यहां पे जो छोटा सा जोन एक्सपेंड हुआ है, तो जिस एरिया में जो फूड आए, क्योंकि अगर एसोफेगस अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेगा तो ये इस फूड को कैसे होल्ड करेगा, तो इस फूड बोनस को एक्युमुलेट करना, होल्ड करना, इसके लिए एसोफेगस ऊपर से एक्सपेंड हुआ है। बताए साहब, जहां पर एसोफेगस एक्सपेंड हुआ है, इधर जो एसोफेजियल स्मूथ मसल है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए या रिलैक्स हो गए? रिलैक्स हो गए। और एसोफेगस में दो किस्म के स्मूथ मसल्स है। ये जो आप लोगों को बाहर जो ब्लैक लाइन नजर आ रहा है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स है, और जो अंदर की तरफ जो आप लोगों को रेड लाइन नजर आ रहा है, ये सर्कुलर स्मूथ मसल है। तो इसका मतलब यह है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी में दो किस्म के स्मूथ मसल इन्वॉल्व है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक सर्कुलर। हाँ, ओब्लिक स्मूथ मसल भी होते हैं। मेजर यहां पर हम एसोफेगस में इन दो मसल्स की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड जी? अब मेरी बात बड़े गौर से सुने माय डियर स्टूडेंट। अब ये फूड ऊपर से नीचे आएगा। अब मैं आप लोगों को नीचे ये वाले एरिया, और अगर आप लोग इस एरिया को देखें, मुकम्मल एरिया, तो आप देखिए ये पूरा एरिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि रिलैक्स मसल सिर्फ इधर हुए है, बाकी नीचे मुकम्मल फूड पाइप या मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में है। लेकिन अगर ये मसल जो ऊपर रिलैक्स है, अगर ये मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करे, फूड थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो आप लोग देखिए, अभी खुराक ऊपर से नीचे आया है ना, तो ऊपर वाले एरिया जहां पे मसल रिलैक्स है, अब यहां पे मसल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन नीचे जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इधर जो फूड आया है, तो इधर वो कॉन्ट्रैक्टेड मसल क्या हो गए? रिलैक्स हो गए। तो आप देखिए कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब यहां पर आप लोग देखें, जहां पे अभी ये फूड बोनस है, इधर मसल क्या है? रिलैक्स है, लेकिन नीचे मसल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। अब दोबारा इधर रिलैक्स मसल दोबारा अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुराक मजीद नीचे आएगा। नेक्स्ट पिक्चर में अभी आप लोग देखें, अब जो मसल इस जोन में रिलैक्स थे, अभी इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन प्रीवियस पिक्चर में जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इधर चूंकि फूड बोनस आया, तो इधर कॉन्ट्रैक्ट मसल रिलैक्स हो गए। अंडरस्टैंड? अब दोबारा जहां पे रिलैक्स मसल है, अब ये रिलैक्स मसल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड बोनस मजीद नीचे आ जाएगा मैदे के करीब। अभी आप मुझे शाबाश आंसर दें, इस पिक्चर में मसल क्या है? रिलैक्स है ना, लेकिन अभी दोबारा क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। और जहां पे नीचे मसल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी नीचे जो फूड आया है, तो इधर मसल रिलैक्स हो गए। तो आप देखिए पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी में यही स्मूथ मसल कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। इसी एसोफेगस के अंदर मौजूद स्मूथ मसल की परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल को हम कौन सा एक्टिविटी का नाम देते हैं? पेरिस्टाल्सिस। और इसी पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी की वजह से खुराक धीरे 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 कहां पर एंटर होगा? आपके मैदे में एंटर होगा। अभी आप लोगों को आई समझ? अंडरस्टैंड? अब मेरी बात सुने, पेरिस्टाल्सिस के जरिए से खुराक नीचे मैदे में, फिर मैदे से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अगर पेरिस्टाल्सिस का एक रिवर्स प्रोसेस हो जाए, इसको हम नाम देते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस या रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, जिसमें फूड नीचे नहीं ऊपर आएगा, खुराक फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। सो एंटी पेरिस्टाल्सिस में देयर इज अ बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। कहां से कहां? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक, स्टमक से एसोफेगस, एसोफेगस से फेरिस, फेरिस से माउथ, और माउथ के जरिए से ये खुराक उल्टियों की शक्ल में एक्सपेल आउट होंगे। तो एंटी पेरिस्टाल्सिस या रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से खुराक जो है वो दोबारा हमारी बॉडी से बाहर आता है वॉमिटिंग की शक्ल में। वॉमिटिंग को हम इमेसिस का नाम भी देते हैं। क्या? इमेसिस। इमेसिस। मिसाल के तौर पे, सर ये वॉमिटिंग हम क्यों करते हैं? वॉमिटिंग के मुख्तलिफ रीजन होते हैं। बाज़ औक़ात आप लोग देखें, जब आप कोई ऐसे झूले में बैठे ना, जो मतलब वो रोटेटरी मूवमेंट कर रही होती है, तो आप लोगों को वॉमिटिंग आती है।
या जब आप लोग हिली एरियाज में, ठीक है ना, जाते हैं ऊपर या ऊपर से नीचे, तो आप लोगों को उल्टी आती है। या जब आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्ग जर्नी में ट्रैवलिंग करते हैं तो आप लोगों को उल्टी आती है, उसको मोशन सिकनेस का नाम हम देते हैं। वो इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज में आप लोगों को उल्टियों का एक दूसरा कॉज, जो एक मेन कॉज है, और वो ये है कि जब बाज़-औक़ात आप लोग बाजारी चीज खाए और वो पॉइजनस फूड हो, उसमें कोई टॉक्सिक केमिकल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या उस खुराक में बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, तो याद रखें आप लोग उल्टियां करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे आपके मैदे के अंदर एक ऐसा फूड है जिसमें क्या है, टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिक फूड है। अल्लाह ताला ने आपके मैदे के अंदर कुछ खास किस्म के रिसेप्टर्स रखे हैं जिसको हम नाम देते हैं कीमो रिसेप्टर। रिसेप्टर के जरिए से आपके हर एक आर्गन जो है किसी न किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है। अब मैदे के अंदर तो फूड आते हैं, फूड के अंदर केमिकल्स होते हैं, तो आपके मैदे के अंदर जो भी केमिकल्स आते हैं, इसी केमिकल को डिटेक्ट करना ये किसका काम है? कीमो रिसेप्टर ऑफ द स्टमक। अगर मैदे के अंदर मौजूद कीमो रिसेप्टर को डिटेक्शन हो जाती है कि भाई इस बंदे ने जो फूड लिया है ये तो टॉक्सिक है, तो याद रखिए आपका मैदा एक सिग्नल देगा आपकी ब्रेन के एक पार्ट को जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर वॉमिटिंग सेंटर है। वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे कि ब्रीथिंग सेंटर इज आल्सो फाउंड इन मेडुला। जैसे कि हम नाम देते हैं जी हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड बॉडी थर्मोस्टेट, क्योंकि टेंपरेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज फाउंड इन द हाइपोथैलेमस। ऐसे ही वॉमिटिंग आना, ये आप लोगों को ब्रेन के जिस पार्ट से सिग्नल मिलता है ना, ये मेडुला है। तो मैदे ने फील किया कीमो रिसेप्टर के जरिए से कि जो खुराक मैदे में आया ये तो टॉक्सिक खुराक है। मैदे ने आपकी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर वॉमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेजा कि इस बंदे ने खुराक खाया है, लेकिन गंदा खुराक खाया है, टॉक्सिक खाया है। शाबाश, आप जल्दी एक एक्शन इनिशिएट करें ताकि ये फूड मैदा हजम ना करे और ये दोबारा बॉडी से उल्टियों की शक्ल में एक्सपेल आउट हो जाए। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को जो सिग्नल मिला वो भी मैदे से, वो मैदे ने वैगस नर्व के जरिए से भेजा, वैगस नर्व। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये आप लोगों के स्मॉल इंटेस्टाइन को एक सिग्नल देगा कि भाई आप पावरफुल पेरिस्टाल्सिस एक्शन स्टार्ट करें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एंटर होगा स्टमक में, फिर स्टमक के मसल अपने आप को शाबाश कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे। तो धीरे धीरे खुराक इसोफेगस में आएगा, इसोफेगस से खुराक फेरिस में, फिर माउथ, और वॉमिटिंग की शक्ल में ये खुराक हम बाहर एक्सपेल आउट करेंगे। लेकिन जब आप उल्टियां करते हैं ना, तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ एक और मसल भी जोर लगाता है, और वो मसल है आप लोगों का चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान, जिसको डायफ्राम मसल कहते हैं। डायफ्राम मसल एक एक्सेसरी मसल है, मतलब ये एक हेल्पर है यहाँ पे। तभी आप लोग देखिए वॉमिटिंग बड़ी जोर से ये फूड जो है वो बाहर की तरफ जाता है। जब खुराक ऊपर से नीचे आता है ना तो बड़ा स्लो स्लो जाता है, लेकिन उल्टियों में बड़ा रैपिडली खुराक बाहर जाता है, क्योंकि वॉमिटिंग के वक्त आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल के साथ साथ डायफ्राम मसल भी इन्वॉल्व होता है, ताकि वो भी जोर जोर से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करे और पावरफुल पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी इधर हो, ताकि ये खुराक जो टॉक्सिक फूड है ये वॉमिटिंग की शक्ल में बॉडी से हम एक्सपेल आउट करें। लास्ट एक्टिविटी, लास्ट पॉइंट, अगर इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी ना होता, ये अल्लाह ताला की कुदरत देखे, अगर इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी ना होता तो फिर ये एक ऐसा ट्यूब होता कि बस आप लोग स्वॉलोइंग करते और खुराक डायरेक्ट ब्रूम, आप लोगों को एक आवाज भी सुनाई देती, एक ब्रूम की आवाज, और ये खुराक बड़े तेजी से आप लोगों के मैदे में पहुंचता, जैसे कि कोई चीज आप लोग एक ट्यूब में डाले और वो बिल्कुल नीचे तेजी के साथ। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसोफेगस में ये पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी है, और इसोफेगस नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में होती है, धीरे धीरे ये फिर अपने आप को रिलैक्स भी करता है। तो पेरिस्टाल्सिस एक्टिविटी की वजह से खुराक बड़े स्लोली और आराम आराम से मैदे में पहुंचता है, और हमें ब्रूम ब्रूम की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।